इवन हमारे जो फार्मास्यूटिकल में है बॉयज की बियर अलाउड नहीं है, दे शुड बी क्लीन शेव, बिकॉज हमारे सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया है हमारे हेयर्स में। एंड देन उसके बाद आपका जब टैबलेट बनती है उसका फैबिलिटी मींस कि वो टूट तो नहीं रही है कहीं, जब हमारा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वैसा तो नहीं वो कहीं ब्रेक के जा रही है। कौन वहाँ पे प्रेजेंट था, कितना ग्राम या कितना किलो कौन सा आरएम लिया गया है, उसके बाद जो ग्रैनुलेशन में था कितना ह्यूमिडिटी कितना टेम्परेचर मेंटेन था, अगर वो ड्राइंग स्टेज में जाता है कितना ओवर भी नहीं ड्राई होना चाहिए, इट्स वेरी क्रिटिकल। पहले बताया कि जान है, तो जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पढ़ने की नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दो चीजें हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, तो हम क्या करते हैं हम दोनों चीजों को ना सेम मान के चलते हैं। तो कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट दैट व्हाट इज द क्वालिटी एश्योरेंस एंड व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल टू आवर ऑडियंस। तो बेसिकली ये WHO और इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल ये सब मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और इसके कंटीन्यूअस एनफोर्समेंट को भी डायरेक्ट करते हैं। हाय ऑल, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म यंगिस्तान यंगस्टर्स की जान। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कमलप्रीत कौर एंड हमारे साथ है दीपिका जोशी। दीपिका जोशी एक एंटरप्रेन्योर है, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर आई विल से, और जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने अपना करियर 2012 में स्टार्ट किया है विद बी फार्मा एंड नाउ शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इवन इन द क्वालिटी एश्योरेंस टू बी मोर स्पेसिफिक। सो आइए अब हम जानते हैं दीपिका जोशी जी से उनके करियर जर्नी और उनकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। सो हाय दीपिका, can you please elaborate more about yourself to this audience? हाँ जी बिल्कुल, मैं दीपिका हूँ एंड आई हैव डन माय बी फार्मेसी एंड 2012 में मैंने अपना फार्मा में फील्ड स्टार्ट किया है एज अ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसमें कि क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं विद द मेडिसिन्स। और उसके बाद काफ़ी टाइम काम किया काफ़ी कंपनीज के साथ एंड देन अपना एंटरप्रेन्योर पे स्टार्ट किया एज अ PCD मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप। सो बेसिकली व्हाट इज योर करंट पोजीशन, अगर हम ऑडियंस को थोड़ा सा आपके बारे में और जानने। वी कैन गो विद द जोनल मैनेजर राइट नाउ डिस्ट्रीब्यूशनशिप एंड द सेल्स मार्केटिंग विद द थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। ओके सो अगर आपकी थोड़ा सा हम फैमिली के बारे में जाने और कोलीग्स फ्रेंड्स के बारे में जाने तो आप थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताएंगे। हाँ, मैं आई एम मैरिड एंड फ्रेंड्स कलीग तो बचपन से सारे साथ ही हैं। ओके सो दीपिका, जैसे आपने बताया है कि आपने थोड़ा सा पहले क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया है, नाउ यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, सो व्हाट गिव्स यू किक इन द लाइफ टू रीच टू दैट एंटरप्रेन्योरियल लेवल फ्रॉम योर जॉब्स एंड एवरीथिंग? Like as I said कि I was working in a QA and from past 7 to 8 years then मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम हम दे रहे हैं क्वालिटी पे I can give also to myself also, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का एंड बी फार्मा हूँ तो लाइसेंस एलिजिबल हूँ। तो वो बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए जितने भी हमारे बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है दैट दे आर एलिजिबल फॉर देयर बिजनेस इन बी फार्मा। एक्चुअली में क्या है कि जैसे कोई नया मतलब कोई भी पर्सन है इफ़ दे वांट टू डू अ बिजनेस इन फार्मा तो उनको बी फार्मा कैंडिडेट लेना पड़ता है बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको बी फार्मा कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास उनकी डिग्रीज हैं, क्योंकि वो कैपेबल है फार्मा के लिए लाइसेंसिंग के लिए। तो जब मेरे पास सब कुछ है व्हाई शुडंट आई गो, राइट? नाइस। तो ये है, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर आप बी फार्मा है तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर बिजनेस। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट दैट दीपिका हैज़ डन और ये हमें इनसे सीखने को मिल रहा है। देखिए इनिशियल फेज ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो बेसिकली लेट्स कम टू द मेन थीम based on this podcast, that the quality assurance in pharmaceutical industry. So with this I'll ask you, what is the role of quality assurance in the pharmaceutical industry? I will tell you कि quality assurance जान है pharmaceutical की, क्योंकि we are making medicines Okay. that is inserting in our body। तो उसका जो quality है वो बहुत ज़्यादा important है, उसका पैरामीटर बहुत ज़्यादा important है। जिस स्टेज में मेडिसिन एंटर करता है कंपनी में और जिस स्टेज में वो बाहर जा रहा है एंड जिस स्टेज में वो बन रहा है,
तो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो हर जगह डिपेंड करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन एंड गिविंग एश्योरेंस टू द क्वालिटी. नाइस. सो दीपिका, क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों चीज़ों को ना सेम मान के चलते हैं. तो कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट दैट व्हाट इज द क्वालिटी एश्योरेंस एंड व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल टू आवर ऑडियंस? I would like you to tell that quality control is the QC department in the pharmaceutical, right? Which they are testing for the salts what they are making. Okay. Like, for example, I will give you the example. जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, वो आप 650 mg बना रहे हैं, 500 mg बना रहे हैं, 350 mg बना रहे हैं. These are the parameters of the, आपने पढ़ा होगा पत्ते के पीछे 500 mg या 60. तो उसको जो टेस्टिंग है वो है उसमें 650 mg या 500 mg या दैट इज डूइंग अ QC डिपार्टमेंट. Okay. नाउ एट दैट टाइम कि जब वो एंटर कर रहा है पैरामीटर, जो हमारा पैरासीटामोल है, वो जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, ग्रैनुलेशन होता है, पैकिंग सेक्शन में जाता है, आलू है, ब्लिस्टर है, एट दैट टाइम ऑफ पैकिंग इवन जो आपका प्रिंटेड है जो आपका पैरासीटामोल है, उस पर काफ़ी आपने, अगर आपको टाइम मिलेगा, उसमें शेड्यूल्स होते हैं, उसमें रेड लाइन होती है, उसमें RX लिखा होता है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा है. एंड व्हाट QC इज़ डूइंग, अभी बताया मैंने आपको, दे आर टेस्टिंग कि उसमें उतना mg अवेलेबल है या नहीं है, पैरामीटर जिसका 100% है कि नहीं है. मतलब बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ तो क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे काम करता है जहाँ पे वो मेडिसिन के सॉल्ट या वो उसकी कॉम्पोजिशन डिसाइड करनी है, और क्वालिटी एश्योरेंस की उस प्रोडक्ट में क्या सब कुछ है उसकी क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ पैकिंग, एट द टाइम ऑफ RM एंटरिंग, फिनिश गुड जब निकल रहा है, तो सब कुछ मैटर करता है. ओके, अभी आपको क्लियर हुआ होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है हम डिफरेंस क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बीच में. सो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और इसके बारे में, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, तो व्हाट आर द की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्ड इन द क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी एश्योरेंस जो है मेनली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल M से चलता है. ओके, ठीक है. जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945 का है, उसमें एक शेड्यूल M है जिसमें कि GMP कवर होता है, दैट इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. उसमें आप चलिए जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं उनको पता है, और जो वर्क कर रहे हैं उनको भी पता है, बट फॉर द पीपल्स who don't know about the pharma, I would like you to tell कि उसमें GMP होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. उसके मतलब ही समझ आ रहा है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप अच्छे से चीज़ बना रहे हैं कि नहीं बना. बिल्कुल बिल्कुल. तो GMP में एप्लीकेबल होता है कि हाउ द मेडिसिन विल एंटर, हाउ द प्रोडक्शन विल गो ऑन, एंड उसमें कौन सी टेस्टिंग होगी, उसकी SOPs क्या होंगी एट द टाइम, उनको हर 3 घंटे में उस चीज़ को मॉनिटर करना. दैट इज अ GMP एप्लीकेबल, जिसके अकॉर्डिंग QA काम करता है फार्मास्यूटिकल. तो बेसिकली ये हमारी की रेगुलेशंस हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉलो होती है. आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो आपका GLP पे चलता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस. हाँ जी, ठीक है, ठीक है. तो जो उसमें भी SOP बनता है, ठीक है मैम, उसमें आपका जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनका कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, कैलिब्रेशन होता है, उसका SOP बनता है, कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, कितना MM लेना है. पीपल आर यूजिंग GLP की एक अलग गाइडलाइन बनती है, उसकी पूरा एक SOP बनता है. तो हम क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में ज़्यादा बात करते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये की रेगुलेशंस है, अगर ये फेल हो जाए हमारी की रेगुलेशन कोई भी इंडस्ट्री में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को? मैम, तो फिर जो हम मेडिसिन हम बना रहे हैं राइट नाउ, अगर वो फेल हो जाता है तो वो बनना ही बंद हो जाएगा. हाँ. वो मार्केट में आएगा ही नहीं. अगर और GMP क्वालिफाई करना हर कंपनी के लिए बहुत मैंडेटरी है, उसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा. कोई आप रीसेंट केस बता सकते हो जहाँ पे हमारी की रेगुलेशंस फेल हो गई हो और कुछ हमारी इंडस्ट्री में या एज अ कंज्यूमर किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा हो? अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे पीछे, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी सैंपल जो ड्रग कंट्रोलर ने उठाए थे, काफ़ी उनका जो था वो फेल हुए थे. ओके. तो वो फेल किस कारण से होते हैं, उसके बाद वो ड्रग कंट्रोलर वहाँ पे उनका फाइल लेता है, दैट इज नोन एज द BPCR. उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है जो SOPs उनके
उनके कंट्रोलेबल नहीं है या नहीं है, वो फेल क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी का फैक्टर है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है आपके अकाउंट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ग्रैनुलेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैकिंग है वहाँ आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं मैम। ठीक है। जो सॉल्ट है जैसे पैरासीटामोल है, उसका ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है कि उसको 58% से ऊपर नहीं जाना है। हाँ, अगर पैकिंग के टाइम पे वो 73 जा रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट फेल ना। अगर वो 2 साल का उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है, अगर वो 1 साल में ही फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जीएमपी नहीं एप्लीकेबल है, तो उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस फेल हो रहा है आपकी कंपनी में, राइट? हाँ, तो उसके लिए फिर स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी होंगे हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, उसको मैम बैच को बिल्कुल वापस बुलाया जाता है, रिकॉल किया जाता है, जहाँ जहाँ मार्केट में ये गया है पूरा उसका निकलता है कि ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस किस पर्सन को, वहाँ से रिकॉल किया जाता है। ओके ताकि ये पर्सन आगे किसी को ना जाए, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दैट थिंग, राइट? तो अगर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करूँ जैसे क्वालिटी एश्योरेंस में यूज होती है, जैसे कि TQM, ISO, NABL, QBD, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे? मैम ये ना एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि आपका कापा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आपका कापा एप्लीकेबल होता है QC की तरफ से, व्हेन दे फेल then they will raise a question for the QA, what were you guys were doing at that time of production and ये क्यों फेल हुआ है? कापा अराइज होता है, पूरा QA वर्क करता है, उसमें जब वर्क करता है कापा का डॉक्यूमेंटेशन होता है मैम, there will be a full explanation why it got failed at that time. तो कापा का मैं थोड़ा सा बता दूं, कापा इज बेसिकली करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। हाँ, यस। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं NABL, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस में इट्स लाइक कि आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको लेबोरेटरी चलानी है। ठीक है मैम, उसका जैसे GMP लेना है आपको, WHO लेना है फार्मास्यूटिकल की, ये लेबोरेटरी के लिए है। NABL आपको उसको, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस से कैसे लिंक्ड है? NABL इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। ओके, बट हाँ अब काम रहेगा अगर आप वहाँ पे NABL की जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसके प्रॉपर पैरामीटर्स है कि नहीं, यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, बट इट इज बेसिकली बिलोंग्स टू द लैब टेस्टिंग। ओके, सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हमने अब जान ली है, और अगर मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बात करूं कि इंडस्ट्री में बेसिकली कैसे काम होता है, तो दीपिका जी से उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। तो दीपिका जी मेरे को ये बताइए कि बेसिकली व्हाट इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? ओके मैम, जैसे मैं बताना चाहूँगी, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें क्या है कि फर्स्टली जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है प्रोडक्शन में, फर्स्टली आता है RM सेक्शन, ठीक जहाँ है, पे रॉ मटेरियल आपका एंटर कर रहा है। जैसे ही आपका रॉ मटेरियल एंटर करता है, एट दैट टाइम टेस्टिंग की जाती है रॉ मटेरियल की। उसमें जो QA एंड QC के मेंबर्स रहते हैं, स्मॉल अमाउंट में 5 पैकेट्स लिया जाता है, जिसमें उसका टेस्टिंग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास रॉ मटेरियल आया है, उसमें 5 ड्रम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं ना आप एक ही ड्रम का लोगे पोर्शन, बेसिकली सैंपल्स ले आप लेते हैं। सबके सैंपल्स लोगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, जब उसकी टेस्टिंग होगी वो पास होंगे, देन दे विल एंटर टू द RM सेक्शन। ओके, वहाँ पे एक अप्रूव्ड का ग्रीन कलर का स्टिकर होता है, सब कंपनी का अपना होता है कि व्हाट दे आर डूइंग विद दैट, ठीक है, देन अप्रूव्ड इज डन। जो फेल है वो वहीं से वापस चला जाता है। एंड देन वो जब एंटर करता है RM सेक्शन में, देन बैचेस अलॉट होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिसिन, लाइक किसी को पैरा बनाना है, पेंटाप्रोजोल है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है। ठीक है, जब डिस्पेंसिंग होगी, कितना रिक्वायरमेंट, कितना सॉल्ट है, दैट विल बी ऑल्सो अंडर डन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ QA। वहाँ पे भी क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा रहता है, वो वहाँ पे उसको देखेगा कि उसने उतना किलो, इवन ग्राम, वो सब चेक करेगा, उतना ही ग्राम एक्स्ट्रा तो नहीं गया है, क्योंकि इट्स सॉल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको चेक करता है, उसके बाद देन इट प्रोसीड टू द प्रोडक्शन सेक्शन। जब प्रोडक्शन सेक्शन में जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, ग्रैनुअल्स है, कंप्रेशन है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में जाएगा, मिक्सिंग में जाएगा, वहाँ भी क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स रहते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी बनता है? एग्जैक्टली, देयर इज अ डॉक्यूमेंट, BPCR BMRs आर एक्टिव ओवर देयर। जब भी कोई बैच असाइन होता है उस टाइम BPCR एक्टिव हो जाता है, जिसमें सारा फॉर्मुलेशन होता है। ओके, कितना ग्राम कहाँ पे क्या जाएगा, कितना ग्राम कहाँ क्या
क्या जाएगा, सब कुछ लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंसिंग होती है। उसके बाद फिर से उसको चेक किया जाता है कि आपका वहाँ पे प्रोडक्शन में उतना पैरामीटर गया है कि नहीं गया है, सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होता है उसके बाद फिर पैकिंग में जब जा रहा है उस टाइम भी चेक किया जाता है कि कितना क्वांटिटी बना है और एक्स्ट्रा तो नहीं बना है। ओके वो भी क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। और जब पैकिंग का टाइम आता है, इवन कई बार इट्स वेरी डेलिकेटेड, वाइट कलर की बहुत सारी टैबलेट्स रखी हैं, हाउ डू यू नो दैट दिस इज फ्रॉम द पैरामीटर, इट्स मेटफॉर्मिन, हाउ विल गेट यू नो बिल्कुल दैट इज अ क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर, क्योंकि जो वर्कर है ही डोंट नो। आपके पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उतना आपका कैबिन बना होना चाहिए कि यहाँ पे ये है, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम देयर पैकिंग फॉइल पेपर, जब उसके पीछे फॉइल पेपर लगता है वो भी पूरा टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी लीकेज टेस्ट होती है। बेसिकली उन बैचेस को आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाइफरकेशन के लिए हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं और उससे उस बैच की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है दीपिका जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अब टेक्नोलॉजी का एरा है और एआई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे अपनी जगह बना रही हैं और कैसे ये पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ जी, अभी देखिए इंडिया में राइट नाउ एआई इज नॉट एक्टिव इन फार्मा। ओके अगर एआई एक्टिव हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, क्योंकि अभी इसमें मैन वर्क ज्यादा है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन एरर मुझे नहीं लगता एआई उतनी जल्दी उसको चेक कर लेता है। ठीक है। जैसे हाँ, लेकिन बाहर मैंने कुछ प्रोजेक्ट से देखे जहाँ पे कंपनीज एआई के थ्रू टेस्टिंग कर रही है। ठीक है, अभी इंडिया में इट्स नॉट एप्लीकेबल बिकॉज देखिए जो बिजनेसमैन है राइट नाउ, मैं आई एम एंटरप्रेन्योर राइट, तो मैं खुद ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, हम उस बजट के बाहर नहीं जा सकते। और जब एआई इंट्रोड्यूस होगा, अगर टेक्नोलॉजी, तो एक बार बिजनेसमैन 10 बार सोचेगा कि यार इस चीज़ को मैं लेके आऊँ, अगर मेरे पास 2 बंदे हैं तो मेरा काम हो रहा है तो मैं एआई को क्यों लाऊं। थोड़ा सा इंडिया में ये मेंटालिटी है, जिस वजह से देखिए मुझे लगता है कि एआई आएगा, क्वालिटी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस की बात करते हो तो आप पैसे के लिए मैटर करता है, मालिक सोचेगा कि मैं इसको क्यों रखूं। कई ऐसी कंपनीज भी हैं मैम जो कहती हैं कि क्यूए क्यों है यहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर मैं मतलब बिग मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस की बात करूँ तो वहाँ पे एआई एक्टिव हो जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वहाँ पे? मैम बहुत ज़्यादा रोल है एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। अगर आप जो मशीन्स है हमारी, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लीकेज टेस्टिंग का, उसमें एक हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर वैक्यूम क्रिएट होता है वो मैनुअल है सारा, यू हैव टू ड्रॉप इट सम आयोडीन ओवर देयर, लीकेज होगी तो अंदर आयोडीन आपको दिख जाएगा, दैट इज अ मैनुअल टेस्टिंग। अगर हम एआई की बात करते हैं तो जो आपका टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो अब एक मशीनरीज, इतनी अच्छी अच्छी मशीनरीज आ गई कि आपका मैनुअल टेस्टिंग बंद हो गया है। इवन एट द टाइम ऑफ एसए, जब हम एसए करते हैं, एसए मींस की जैसे पैरासीटामोल है 650 mg है, उसकी टेस्टिंग के लिए पहले मैनुअल टेस्टिंग होती थी। लाइक आपने देखा होगा साइंटिस्ट लगे हैं थोड़ा सा सॉल्ट कंटेंट लेके और वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है कि ऐसी मशीनरीज आ गई हैं जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, HPLC आ गई है जो अब एक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिससे हमारी टेस्टिंग हो रही है, प्रॉपर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा है धीरे धीरे, बट एआई को लाना अभी इट इज क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ। इट्स बेसिकली अ फार प्रोसेस जिसकी हम बात कर सकते हैं। वो इंडिया भी बहुत दूर है। चलो हाँ, वो इंडिया दूर नहीं है, हम उसको पास लेके आएंगे बेसिकली। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि चैलेंजेस की जो हम मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन में फेस करते हैं वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो आप बेसिकली उस चैलेंजेस को थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आओगे? बिल्कुल, देखिए क्वालिटी एश्योरेंस MNCs के लिए बहुत छोटी बात है, उसको वो मेंटेन भी करती है, लेकिन जहाँ आते हैं हमारे जो छोटे प्रोडक्शंस हैं, जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब क्वालिटी एश्योरेंस जो है हमारा ना बहुत चैलेंजिंग है। ओके, मैंने कुछ ऐसी कंपनीज देखी हैं जो फ्लोर वाइज काम कर रही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर में उनका टैबलेट है, सेकंड में कैप्सूल है, इट्स नॉट एप्लीकेबल, GMP के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है, बट वहाँ पे GMP सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो वो चैलेंजिंग है जो छोटी कंपनीज हैं जो वर्क कर रही हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहता है कि मुझे सस्ती दवाई लाओ, आई विल नॉट पे 10 रुपीज़ फॉर 1 स्ट्रिप, मुझे तो 5 रुपए वाली स्ट्रिप चाहिए। तो ऐसे टाइम में 5 रुपए की स्ट्रिप कहाँ बनेगी?
जो एक एमएनसी अगर आपको 10 रुपीज़ का स्ट्रिप दे रही है तो सामने वाला आपको 5 रुपीज़ का स्ट्रिप कैसे दे रहा है, आप खुद सोचो उस चीज़ को। आप मेडिसिन को छोड़ दो, अगर आप कोई और चीज़ भी लेते हो, अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है तो उसमें कुछ उतना लगा होगा ना, तभी तो 10 की मिल रही है। अगर आपको कोई 5 का दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो कहीं ना कहीं रही होगी ना। तो ये जो चैलेंजेस हैं हमारे, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं ना फार्मास्यूटिकल्स की, उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है ये। तो बेसिकली जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक चैलेंज हमारा वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो दीपिका जोशी जी ने हमें बताया है। बेसिकली अगर मैं अब बात करूं चैलेंजेस की, ठीक है, चैलेंजेस हमें समझ आ गया है कि ये चैलेंजेस है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की, तो बेसिकली आप बता सकते हो कि कौन से क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो एश्योरेंस के लिए हम मेंटेन करते हैं। बहुत सारे टेस्ट है, जैसे टैबलेट आ गया आपका, फ्राइबिलिटी टेस्ट है, उसमें डीटी टेस्ट है, उसके बाद आपका एसए तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है। लिक्विड में आपका पीएच लेवल आ गया, ये सब देखा जाता है, मॉइस्चराइजिंग लेवल आ गया, सारे टेस्ट में मैंडेटरी है इसमें। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा आपने बताया कि रॉ मटेरियल आता है और उसके कुछ सैंपल की टेस्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद मैं अगर बात करूं कि हमारा रॉ मटेरियल आ गया और इंटरमीडिएट मटेरियल है, हमारा फिनिश्ड मटेरियल है, तो उसकी बेसिकली स्टेप वाइज जो टेस्टिंग होती है, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट है जो परफॉर्म करते हैं वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस? जैसे आपका रॉ मटेरियल आता है तो आरएम टेस्टिंग फर्स्ट जाती है, जिसमें एसए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका मॉइस्चर लेवल चेक किया जाता है ग्रैन्यूल्स का, एंड देन उसके बाद आपका जब टैबलेट बनती है उसका फ्राइबिलिटी मीन्स कि वो टूट तो नहीं रही है, कहीं जब हमारा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो कहीं ब्रेक के जा रही है। तो डीटी है कि वो पेट में जाके घुलेगी कि कहीं पत्थर ही बनी रहेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। डीटी चेक किया जाता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 35 डिग्री, उसके अंडर पैरामीटर में चेक किया जाता है। लिक्विड है आपका, कैप्सूल चेक किया जाता है, डिसोल्यूशन चेक किया जाता है। कैप्सूल है आपके, उसमें जो हमारा कैप्सूल है उसका डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाता है। वो HCl क्योंकि हमारे पेट में जा रहा है, वहाँ पे एसिड होता है, उसी एसिड पे ही चेक किया जाता है दैट इट गेटिंग डिसॉल्व और नॉट। तो बेसिकली एक डमी वो मतलब वो लिक्विड्स बना दिए जाते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और उसमें वो टेस्टिंग्स होती हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग होती है कि वो मेडिसिन हमारे पेट में जाके घुलेगी या कुछ होगा। वो एट द टाइम ऑफ इन प्रोसेस भी होता है, वो जब बैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी होता है। तो 2 टाइम ये टेस्टिंग होती 2 से 3 से 4 बार होती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बैच साइज। बैच साइज भी मैटर करता है इस पे। दीपिका जी, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो उसमें हम जैसे बहुत सारे सैम्पलिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करने में कोई चैलेंज आ रहा है हमारे पास? अभी देखिए करंटली तो हम कंपनी टू कंपनी तो बात नहीं कर सकते, बट अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात करूँ तो हाँ, चैलेंजिंग होता है जब API से कुछ मटेरियल हमारे पास आता है एंड उसमें से जैसे 5 ड्रम्स आए हैं लाइक, है ना, और उसमें से 3 ड्रम्स पास हैं एंड 2 ड्रम्स फेल हो गए हमारी टेस्टिंग में। दैट इज़ अ चैलेंज एट दैट टाइम। एंड उसमें फिर हमें क्या करना होता है, फिर वो फिर से उनको वापस भेजा जाता है, उसके लिए फिर से उनको टेस्टिंग किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो काफ़ी बल्क अमाउंट में रहता है, तो उसको किस हिसाब से फिर एडजस्ट किया जाए, दैट इज़ अ मेन चैलेंज एट द टाइम ऑफ बल्क टेस्टिंग। ठीक है, जैसे हम बहुत सारा डेटा मेंटेन कर रहे हैं वाइल मेंटेनिंग दैट क्वालिटी, हर एक लेवल पे हम एक डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल हमारे पास डेटा निकल के आता है तो उसका कुछ उसका क्या रोल है क्वालिटी एश्योरेंस को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं फार्मा में, दे आर मेंटेन्ड एवरी ईयर विद एवरी मंथ। डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है। जिस दिन आप लोग न्यू ईयर बनाते हैं, शायद QA वाले न्यू ईयर अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उनको पूरा पैकिंग के हिसाब से पूरा रखा जाता है। इट्स लाइक जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च में आता है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का 1 जनवरी इट्स लाइक अ फर्स्ट ईयर ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। और उसमें जो 1 साल का पूरा हमारा डाटा रहता है उसको पूरा पैक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बैच नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द बैच साइज। अगर उसमें किसी में कंप्लायंस आया उसको उस हिसाब से रखा जाता है।
मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विद द डॉक्यूमेंटेशन इन द फार्मा इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसका डेटा का यूसेज की हम बात करें ऐसा अगर, होता है जो लाइक आई टोल्ड यू कि कुछ सैंपल कई बार मार्केट में फेल हो जाता है, राइट? आपने तो मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेच दिया, यू हैव डन कि इसकी तो 2 इयर्स की एक्सपायरी है, अगर आपका फूड प्रोडक्ट है उसका 1.5 रहता है, तो अगर आपका मार्केट में फेल हो गया, मान लो आपका 1 साल चला है, वो 1 साल के बाद आपके डीआई ने कहीं से जैसे नॉर्थ में अगर मेडिसिन बना है, साउथ में वो 1 साल बाद फेल हो गया जी, तो आपका डॉक्यूमेंट तो 1 साल बाद आपने यू हैव डन, पैक कर दिया आपने उसको। अब आप उसका जो मेंटेनेंस अगर आपके पास होगा तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, कौन था उस टाइम, वी हैव अ सिग्नेचर एट दैट टाइम कि कौन से स्टेज में क्वालिटी एश्योरेंस वाला था, कौन से स्टेज में प्रोडक्शन वाला था, या क्यूसी में कौन था, वहाँ से सबका फिर रिकॉलिंग होता है। तो बेसिकली हमारे डेटा का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल है इवन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिस्पैच टू द कंज्यूमर, तो तब भी इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो अगर मैं इसके आगे की बात करूं, अगर हम जैसे हमने पहले बात की है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, तो अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक को और डिग डाउन करूं तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस? गुड मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे प्रिंसिपल है, फर्स्टली तो डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे मेजर रोल जो हमारा है डॉक्यूमेंट्स का है। उसमें फर्स्टली आता है एसओपी। कोई भी डिपार्टमेंट आप लेके आते हो उसमें क्यूसी लेके आते हो, आरएम लेके आते हो, कोई भी जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, हमारा पैकिंग सेक्शन है, इन सब की एसओपी मैंडेटरी है। कैसे इनलेट है, कैसे आउटलेट है, कैसे हमारा जो वर्कर है वो एंटर करेगा, गाउनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, उसके जो हेयर्स हैं दे आर बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद बने होने चाहिए। इफ लेडी इज वर्किंग ओवर देयर, कैप्स उनके सर पे होना चाहिए, जो उनका गाउनिंग है प्रॉपर शू कैप्स होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर। पहला आपका एसओपी आ गया, उसके बाद आपका बीपीसीआर, जो हमारा बैच बन रहा है, अगर उसका बैच अलॉटमेंट हुआ है, उसका स्टेज वाइज मैन्युफैक्चरिंग, कौन वहाँ पे प्रेजेंट था, कितना ग्राम या कितना किलो कौन सा आरएम लिया गया है, उसके बाद जब ग्रैनुलेशन में था कितना ह्यूमिडिटी, कितना टेम्परेचर मेंटेन था, अगर वो ड्राइंग स्टेज में जाता है कितना ओवर भी नहीं ड्राई होना चाहिए, इट्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि यू आर वर्किंग विद द ड्रग्स राइट नाउ, ड्रग शुड बी मेंटेन एट दैट टाइम। कितना, कई बार आईपीए यूज़ होता है, कई बार वाटर यूज़ होता है, तो उसका भी टेस्टिंग जाता है, वाटर का भी टेस्टिंग होता है, उसका पीएच लेवल चेक होता है। बहुत सारी मैम ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे जीएमपी मैटर करता है, और जो उसका प्रिंसिपल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अगर वही फॉलो नहीं हो रहा है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अभी हमारा इंडिया जो है एशिया में नंबर 1 है, राइट? तो हमें जीएमपी जो है वो तो हमारे बच्चों, जो हमारे वर्कर्स हैं ना, उनके अंदर उनको भी पता होना चाहिए कि जीएमपी एक्चुअल में है क्या फार्मा का। तो जान है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जान है, तो जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई हमारे जो इंडस्ट्री के, मतलब कि जो यूनिट के लेवल पे जीएमपी मेंटेन करने की। और अगर मैं बात करूं कि इसको एनफोर्स कौन करता है और इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कौन मेंटेन करता है, अगर मैं एक्सटर्नल पार्टी की तरफ से बात करूं? एक्सटर्नल पार्टी की तरफ से मैम, एक्सटर्नल पार्टी इसमें नहीं है, ये एक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो 1945 में बना है, जिसमें आधार ये दिया गया था कि मेडिसिन किस बिहाफ पे बनी जाएंगी, बनाई जाएंगी, इसका एक्सटर्नल कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने ड्रग कंट्रोलर हायर किए हैं, उसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर हायर किया कि आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग को चेक करो, जो केमिस्ट वहाँ पे मेडिसिन बेच रहा है आप उसको चेक करो, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार केमिस्ट बोलता है नहीं जी हमें तो ये दी गई है, हम तो बेच रहे हैं, राइट? आप पहले तो केमिस्ट पे भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जो पीसीडी के साथ वर्क कर रहा है उसके भी बहुत सारे पैरामीटर। तो वो जो एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इंडिया गवर्नमेंट है जिसके रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बनानी है। जीएमपी किसी का कोई नहीं है, ये हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग निकला है। उसके बाद आता है WHO, इफ़ यू वांट टू गो, मतलब जो हमारे बाहर के स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, अगर हमारी मेडिसिन चलेंगी वो WHO के अकॉर्डिंग चलेगी, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपने पैरामीटर्स हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं हो तो आप अपना वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शिप नहीं कर सकते।
तो अगर मेरे को इंडिया में सेल करनी है अपनी मेडिसिन और अगर मेरे को मतलब एक्सपोर्ट करनी है मेडिसिन, तो हम कौन से पैरामीटर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं? ही फॉलो करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके। ठीक है, जीएमपी आपकी क्वालिटी को अच्छा कर रहा है कि आप ठीक है मेडिसिन बना रहे हो, बट इट शुड बी ना क्वालिटी पैरामीटर्स। WHO उसको और एनहांस कर रहा है कि आप अपनी क्वालिटी को और अच्छा करिए ताकि और इफेक्ट आए, आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली डिमांड में आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? जी। अगर कोई पेशेंट है उसको उस दवाई से आराम मिल रहा है तो वो उसको आराम, ऑब्वियसली जहाँ क्वालिटी मैटर करेगी क्वांटिटी अपने आप मैटर करेगी। जहाँ क्वांटिटी मैटर करेगी वहाँ बिजनेस अपने आप ही बढ़ जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं आज तो मुझे इसको स्किप करना है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये WHO और इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल ये सब मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और इसकी कॉन्टिन्यूस एनफोर्समेंट को भी डायरेक्ट करते हैं। ठीक है। अब दीपिका जी, इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी मतलब रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं जो हम कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं टू रीच एट दैट लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे मैम आपके क्राइटेरियाज आते हैं। एट द टाइम ऑफ RM, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ पैकिंग। रिस्क मैनेजमेंट आपका रिस्क, देखिए रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क ही समझ आ रहा है, मिक्सिंग तो नहीं हो गई, ऐसे में तो नहीं फेल हो गया, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए एक अलग मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है अपना कंपनी, जिसमें वो उनका क्रूशियल रोल रहता है। उसमें क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट का भी रोल रहता है जिसमें वो मैटर करता है कि वो ऑब्वियसली जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है वो फार्मा में बोला जाता है कि दे आर लाइक इंस्पेक्टर्स, कि पुलिस वाले आ गए अब तो प्रोडक्शन वालों की जान लेंगे। तो उसमें वो जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन था क्या था, फिर जब दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट प्लेइंग द रोल इन द क्वालिटी एश्योरेंस। तो कौन कौन सी ऐसी मेन स्ट्रेटजीज हैं विच इज़ यूज टू मिटिगेट दैट रिस्क इन द क्वालिटी एश्योरेंस? ठीक है, रिस्क देखिए एक तो होता है मिक्सिंग। हाँ जी। सबसे बड़ा पॉइंट है, मिक्सिंग नहीं है। उसके बाद आता है आपका ऐसे इन फॉर्मुलेशन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका SOPs हैं कि कहीं उनमें आपने ऊपर नीचे कुछ लिखते हुए टाइम का, अपना टेम्परेचर का, pH लेवल का, तो दीज आर द पॉइंट्स। तो ये सारे कुछ मैनुअली मॉनिटर होता है या फिर कुछ मैनुअली प्लस विद मशीनरीज? ओके, तो दोनों तरफ से हाँ, ये बिल्कुल। इसीलिए क्वालिटी देखिए मेंटेन रही है। वी आर नॉट, हम अगर सिर्फ मशीन पे ही रह गए या हाँ दे आर डूइंग और मैनुअल नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? नाइस। तो हम और क्या क्या मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लेके आ सकते हैं आपकी ओपिनियन में कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अब कंपनी अपनी तरफ से पूरा कर रही है, ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जैसे कि मैंने बताया कुछ छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ कम रेट के लिए अपना बिजनेस ओरिएंटेड हैं, उनको GMP और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे क्लीनलीनेस भी मैटर नहीं करती है। आई हैव सीन दिस कि जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, इवन यहाँ पर धूल तक नहीं दिखनी चाहिए, स्वैब टेस्टिंग होती है हर चीज़ की, तो काफ़ी लोग उस चीज़ को मैटर ही नहीं करता उनके लिए कि ये क्या हो रहा है। स्टेयर्स भी हैं तो उसमें लेवल कितनी सफाई हो रही, कितनी बार सफाई हो रही, बहुत क्लीनलीनेस मैटर नहीं करती कुछ कंपनीज के लिए, उनके लिए जस्ट बिजनेस मैटर करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस की सिर्फ मेडिसिन तक ही नहीं पर बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नहीं कर रहे हैं, ओके, ऐसे भी लोग हैं जो कि जस्ट मेडिसिन बना रहे हैं, उसको दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मार्केट। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता क्वालिटी एश्योरेंस में कितना डिपार्टमेंट है। अगर उनके लिए ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होता है उनको कि नहीं हमें तो रखने हैं, तो कहीं से 2 बंदे ले आएंगे जो थोड़ा सा उनको सैलरी में मैटर करता है। मतलब काफ़ी छोटी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब उनका है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ मनी, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड अ मनी फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो मैं चाहूँगी कि जो छोटी कंपनीज हैं ऐसा, और जो हमारे ऑडियंस सुन भी रहे हैं, काफ़ी नोन भी होंगे कई लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी जहाँ क्वालिटी एश्योरेंस जिस मेडिसिन में नहीं है वो ना लें, दे आर वेरी रिस्की।
तो हम बेसिकली पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर मैं एज अ कंज्यूमर जाऊं और हमने एक मेडिसिन का स्ट्रिप लिया है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसमें गुड क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन आपको की है देखिए या नहीं? देखिए कंज्यूमर को इतना नहीं पता चलेगा, वो जब दवाई लेगा उसको नहीं असर होगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, जी, सर जी। मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर क्या बोलेगा, चलो आप 2 डोज और बढ़ा लो, दिस इज द है, ठीक है, वो डॉक्टर का अपना ट्रीटमेंट है। लेकिन जहाँ आप ये मेन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो फर्म चला रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, इसमें कंज्यूमर तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसको किस क्वालिटी का, जो बेचारा मैं बताऊंगी जो गरीब है, ही कांट एफर्ट कि वो यार वो सन फार्मा का कोई महंगी मेडिसिन ले, केमिस्ट उसको बोलेगा ये ले लो आप, 5 रुपए वाली ले लो आप, 10 वाली मत लो। ऑब्वियसली कंज्यूमर 5 वाली पे जाएगा। लेकिन जिसकी फार्मास्यूटिकल फर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है। कल के दिन उनको भी ये सोचना चाहिए यार, किसी कंज्यूमर कोई बेचारा मुसीबत में ही होगा तब वो मेडिसिन उस चीज़ को लेगा। तो ये फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मैनेजर्स हैं, जो कोवर्कर्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्वालिटी हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे हमारी वजह से। बेसिकली इनके साथ साथ बेसिकली प्रोफेशनल बंदे के साथ साथ ये हमारे एज अ कंज्यूमर और एज अ वर्कर भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कहीं ना कहीं कि क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन किया जाए। तो अगर मैं बात करूं दीपिका जी चैलेंजेस के बारे में, कि जो एमर्जिंग चैलेंजेस है मेरे को क्वालिटी एश्योरेंस में, वो क्या क्या है? इमर्जिंग तो मैंने आपको पहले ही जैसे कि बताया है कि हमारे को उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कुछ छोटी कंपनीज के साथ, जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मेजर पैरामीटर में वो पॉइंट आउट होते हैं। जैसे कि कई जगह ड्रग कंट्रोलर जाते हैं, हमारे डीआई जाते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आता है, वो इंस्पेक्शन में जाते हैं तो दे फाउंड वेरी अनएथिकल थिंग्स ओवर देयर कि ये नहीं है, कैप नहीं पहनी किसी ने। मैं छोटी सी बात बता रही, पैकिंग चल रही है ग्रैंड, कैप ही नहीं है, आपके हेयर्स में तो सबसे ज़्यादा जर्म्स हैं राइट नाउ, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को कवर नहीं कर रहे हो, फेस नहीं आपका कवर है, इवन हमारे जो फार्मास्यूटिकल में है बॉयज़ की बियर अलाउ नहीं है, हाँ, दे शुड बी क्लीन शेव्ड, बिकॉज हमारे सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियाज है वो हमारे हेयर्स में है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, शायद उसको कोई, इवन हमारी फूड इंडस्ट्री है, चलो हम फार्मा से आते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी ये फॉलो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं हम लोगों में ही प्रॉब्लम है कि वी नॉट बॉदर कि यार क्वालिटी को छोड़ो, बिजनेस बढ़ाओ। जी जी जी। अगर मैं बात करूँ, जैसे हम वी आर ग्रोइंग ग्लोबली, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज़ बिन सप्लाइंग मेडिसिन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई है हमारी। तो हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कैसे वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कोप अप कर रही है, वो अडेप्ट कर रही है जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा आप स्ट्रेस दोगे? हाँ जी, क्योंकि देखिए इंडिया में सबसे इनोवेटिव पीपल है, दैट शुड बी प्राउड, है ना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा मेहनती मुझे लगता है इंडिया में जितना वर्कर मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। दूसरा आ जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल, तो अभी इतना ज़्यादा ग्रो अप हुआ है कोविड के टाइम से कि जो दूसरे देशों में मेडिसिन नहीं थी इंडिया ने उनको भेजी गई। अब क्वेश्चन आता है कोप अप कैसे किया उन्होंने हमारे साथ, लेकिन हमारे ना बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज हैं जो अपना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब उनको ये होता है कि किसी को मार्केटेड बाय चाहिए लेकिन उसको थर्ड पार्टी से बनवाना है, ठीक है। तो कई ऐसी बाहर ऐसी कंपनीज हैं कि दे आर सेइंग कि हमारा ब्रांड आप बनाओ, we will distribute in our country, in our city, like the consumer, like the parties from, for example, is from Nepal, or we say parties from Malaysia, right? But they don't have manufacturing who will do manufacturing in that rate. Of course rate matters for the business people, right? जी जी जी। तो वो कहते हैं कि हमारे को आप गैस्ट्रिक बना दीजिए, एक एंटी कोल्ड बना दीजिए, इतने का बैच रहेगा। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया का, दे विल ऑफर कि वी विल मेक यू इन सच। तो अभी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडिंग चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मेरे ख्याल से एक हमारा यूरोप में था जिसमें इंडिया के बहुत सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के हमारे फर्म्स के ओनर हैं, दे विजिट ओवर देयर, एंड वहाँ पे जो कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि वो देखिए अभी जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन है हमारी डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है,
जिनको मेडिसिन चाहिए। इंडिया तो कैपिटल बनने वाला है डायबिटीज़ के नाम पे, आफ्टर यूएस। यस एग्जैक्टली। तो काफ़ी जो बाहर के हमारे वर्ल्ड है उनको मेडिसिन चाहिए डायबिटीज़ की, इवन दे आर गोइंग फॉर आयुर्वेदा ऑल्सो। तो काफ़ी हमारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है आयुर्वेदिक डायबिटिक कंपनी। सो दे आर प्रमोटिंग देयर, वो कह रहे हैं हम मार्केटेड बाय हमारे नाम से रहेगा, आप हमें मैन्युफैक्चर करके दो। ठीक दिस है। इज नोन एज द कोप अप। यहाँ से उनका अपना वर्ल्ड वाइड चैनल है ये। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल में तो देखो इंडिया एशिया में नंबर 1 है, राइट। तो ये अच्छी बात हमें सुनने को मिली है। तो अगर मैं प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन की बात करूँ तो उसमें हम कैसे काउंटरफिट करते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? अभी जैसे एडल्ट्रेशन में आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आप इसलिए कह रहे हैं कि प्रमोशन के लिए? नहीं, प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन होती है, जैसे कोई भी मेडिसिन है उसमें कोई एडल्ट्रेशन करके प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उस पे कैसे काउंटरफिट करते हैं हम? हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि आपने आयुर्वेदिक बनाया, उसका फॉर्मुलेशन अपग्रेड करा, उसके बाद आपने उसको फर्दर आपने इसके, इसमें ऐसा नहीं है। हमारी जो इंडियन फार्माकोपी है उसमें एक परफेक्ट, देखिए मैं ड्रग्स की बात करूंगी राइट नाउ, आई विल नॉट गो फॉर आयुर्वेदा राइट नाउ। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसमें एक एक ड्रग के बारे में बताया गया है, जिसमें उसका स्ट्रक्चर बताया गया, उसका यूज बताया गया और वो कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं। इंडियन फार्माकोपिया है जो इंडिया के लिए यूज होती है। एक होती है बीपी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, एक है यूएसपी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, एक है यूरोपियन फार्माकोपिया। तो ये जो फार्माकोपियाज है इसमें हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, हमारे बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं इसमें, ठीक है। उसमें हम एकदम एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, दैट इज अ R&D फैक्टर। जो हमारे R&D की टीम है वो उस पर वर्क करती है। तो एक सॉल्ट पे क्या काम होता है वो इंडियन फार्माकोपिया करता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, दैट इज R&D इज डूइंग। जो हर फॉर्म में अगर आपके पास R&D है वो उस चीज़ को वर्क करेगी, उसमें एडल्ट्रेशन देगी, उसके बाद इसमें क्वालिटी एश्योरेंस का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। इसमें R&D ही वर्क करती है, उसके बाद अगर वो अप्रूव होता है आगे देन QA का काम आता है। ओके कि एक न्यू ड्रग बना है इस पे जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं जेनेरिक और हमारी जो ब्रांड बेस्ड मेडिसिन होती हैं उसमें अगर मैं थोड़ा सा फ़र्क जानना चाहूँ या विच वन इज़ बेटर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे हमें? देखो विच वन इज़ बेटर तो हम नहीं बोल सकते, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंज्यूमर नहीं जज कर सकता कि उसमें क्या क्वालिटी मेंटेन्ड है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी का फर्म ओनर है या जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी उन पे डिपेंड करती है। अब आ जाता है जो ब्रांड मेडिसिन हैं जो कि ब्रांड के नाम से बिक रही हैं, ठीक है। जो ब्रांड के नाम से बिक रही हैं उसको ऑटोमेटिकली उसके पैरामीटर्स हैं, ये हम सबको पता है, हम सबको ही पता है ऑब्वियसली। कोई कहता है नहीं जी सिप्ला की ले लो जी, सन फार्मा की ले लो, ये टोरेंट के, ये ब्रांड्स हैं। अब आता है जेनेरिक जो ठीक है दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं दे रहे, कि उनके यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट नहीं है उनके पास, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द क्वालिटी पैरामीटर्स। लेकिन हम जब 80% की बात करते हैं तो 20% कुछ ऐसे हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कंज्यूमर को तो नहीं पता है, ठीक है, कि वो हमारे को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे उस पैरामीटर को। ये डिपेंड करता है जो वहाँ पे वर्क कर रहा है, जिसकी मेडिसिन है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल के दिन कोई पेशेंट है जिसकी कोई मजबूरी है, वो इस मेडिसिन को ले रहा है तो उस मेडिसिन से उसको आराम आ जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबकी बनती है जी। तो जेनेरिक और ब्रांड में डिफरेंस ऐसा हम ये नहीं बोल सकते वी शुड गो फॉर अ जेनेरिक और आइदर वी शुड गो फॉर अ ब्रांड। इट्स ऑल, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो 80% जेनेरिक में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते इन द जेनेरिक। जी। अगर हमने अब बात कर ली चैलेंजेस की और मेडिसिन की कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की, क्वालिटी एश्योरेंस की, अब ये सारे चैलेंजेस होते हुए भी हम एक क्वालिटी एश्योरेंस को अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कर रहे हैं हम? ठीक है, जैसे कि कोई चैलेंज आता है फॉर एग्जांपल कि ठीक है इन हाउस में ही हमने कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखे जो कि लेवल पे नहीं थे क्वालिटी एश्योरेंस के, तो हम उसको क्या करेंगे, उस बैच को वहीं पे ही क्लोज कर देंगे,
प्लीज़ इसे बंद किया जाए, इसको फिर से जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन के हायर अथॉरिटी होंगी, जो क्वालिटी की हायर अथॉरिटी होगी, जो क्वालिटी कंट्रोल की हायर अथॉरिटी होगी, उन सब के मिलने के बाद जो एक डिसीजन बनेगा उसको वहीं रोका जाता है, ठीक है, कंप्लायंस लाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कापा एंड ऑल, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इनको फॉलो किया जाता है, उसके बाद वो वहीं रोका। अब जो एक थर्ड चीज़ आती है कि मार्केट में चला गया है जी, ठीक है, वो मार्केट कंप्लेंट आई है फर्म की तरफ से, लाइक अभी कुछ टाइम पहले कि हमने विटामिन D3 के छोटे छोटे आजकल एक सैशे मिल रहे हैं कि यू हैव टू टेक इट वीकली जी, इतना छोटा छोटा बॉटल्स होता है, तो उस बॉटल में क्या था, वो हमारे पेशेंट को वो एकदम फ्रीज मिल गया था जी, तो जिसने वो दिया उन्होंने मुझे वो सेंड किया कि आप देखिए इसमें ये बिल्कुल जाम हो गया। देन आई सेंड इट टू द थर्ड पार्टी कि व्हाट इज दिस यू हैव डन, देन ही स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल हिज प्रोडक्ट एट दैट टाइम। ओके, उसके बाद क्या होता है, वो 20 सैंपल, कुछ सैंपल्स इन हाउस भी रखे जाते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल, उनको टेस्ट किया जाता है मार्केट रिकॉल से पहले, उनको भी टेस्ट किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि हो सकता है एक ही में प्रॉब्लम आई हो, पूरा बैच सही है, तो कुछ जो क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास मेडिसिन होती है पहले उनको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अगर उनमें भी वो प्रॉब्लम है देन मार्केट रिकॉल किया जाता है पूरे बैच को। तो ऐसे हम क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन कर पाते हैं विद चैलेंजेस होने के बावजूद भी। तो अगर मैं लास्ट में आपसे पूछूं कि एट द एंड कि हाउ डू यू समड अप लाइक क्वालिटी एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस विद, हाँ मतलब कि इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को अगर मैं समड अप करूं, एक फार्मा मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और जैसे कि यंगिस्तान का है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यंगस्टर्स जो हमारे अभी बी फॉर्म करा है, जिन्होंने एम फार्मा किया है, वो इस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में अच्छे से अपना करियर ओरिएंटेड इसको चुन सकते हैं जी। अब तो एम फार्मा भी मैम क्वालिटी एश्योरेंस में आने लग गई है, पहले तो नहीं था, अब एक डिपार्टमेंट स्पेशली इसी की स्टडी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस फील्ड में आओगे तो इस फील्ड में क्वालिटी एश्योरेंस का भी वास्ट रोल है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में भी फार्मास्यूटिकल आ रहा है, कुछ टाइम बाद टेक्नोलॉजी आएगी और वर्ल्ड वाइड जैसे जा रहा है हमारा फार्मा, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वालिटी एश्योरेंस का जो रोल है ना, इट्स अ वाइटल रोल राइट नाउ। समड अप मैं ऐसे करूँगी कि विदाउट क्वालिटी एश्योरेंस फार्मा हम सोच ही नहीं सकते। जी, तो बेसिकली अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, आपने बोला है कि एम फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, उसके अलावा मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे या जिन्होंने अभी 12th की है, 10th पास आउट है, तो वो कैसे अपना पूरा का पूरा अपना करियर बी फार्मा में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बेसिकली सेटअप कर सकते हैं? हाँ जी, बी फार्मा जैसे 10th है, वो मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड के जो भी बच्चे हैं दे कैन गो फॉर अ बी फार्मा। बी फार्मा के बाद उनका वहाँ पे जो रहेगा वो दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप, उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। जब वो जाते हैं पहले तो उनको सीखने को इतना कुछ मिलेगा, शायद मेरे को लगता है वो पूरे बी फार्मा में उतना नहीं सीखेंगे जितना इंडस्ट्री लेवल में जाके सीखेंगे। क्योंकि देखिए जो पढ़ने की नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन दोनों में वह बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा रोल है। मैं बोलना चाहूँगी जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं दे कैन गो फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। थैंक यू दीपिका जी, ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने के लिए। सो विद दिस क्लोजिंग नोट आई वुड लाइक टू थैंक दीपिका एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है यंगिस्तान यंगस्टर्स की जान, तो अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस देने के लिए, अपनी इंडस्ट्री के बारे में इतनी इंसाइट्स देने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you for calling me, and I'm very thankful for Youngistan Youngest Ki Jaan, and I will request you to all of you to like, follow and subscribe, especially pharma field persons. Thank you so much.